हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पी कैम क्लासेस में। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी, या इसी को पैकिंग फ्रैक्शन भी कहा जाता है। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो पैकिंग इफिशियंसी को संकुलन क्षमता है ना, या इसी को जो है संकुलन गुणांक भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है पैकिंग मतलब क्रिस्टल की जो है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है ना, उसके जो है कितने लैटिस पॉइंट होता है उसका हमने जो है कैलकुलेशन कर लिया है। तो इस वीडियो में हम जो है जो जितने भी यूनिट सेल है ना, जितने भी यूनिट सेल है उसकी जो है संकुलन क्षमता कितनी होती है ना, पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है ना, ये हमको यहाँ पे जो है कवर करना है। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी यदि यूनिट सेल लेते हैं और उस यूनिट सेल में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी यदि एटम का यदि पैकिंग करते हैं है ना, कोई भी यदि पार्टिकल की हम लोग जो है पैकिंग करते हैं, तो जो पैकिंग है वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई भी यूनिट सेल में हम लोग 1 डायमेंशनल में जो है पैकिंग करते हैं, 2 डायमेंशनल जो है क्लोज पैकिंग करते हैं है ना, वैसे ही हम लोग जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है करते हैं। तो ये जो यूनिट सेल है उसमें जब हम लोग आर्टिकल का जब पैकिंग करते हैं तो जो यूनिट सेल है उसका कुछ स्थान जो है खाली रह जाता है ना। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, यदि ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, यहां पे मैं एक यूनिट सेल बना लेता हूं। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में यदि मैं जो है क्रिस्टल का यदि पैकिंग करना चाहूं तो मैं या तो जो है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर सकता हूं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर सकता हूं, या 3 डायमेंशनल जो है क्लोज पैकिंग कर सकता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एटम जो है, जब इस जो यूनिट सेल में जब हम लोग एटम को जो है मतलब पैकिंग करते हैं है ना, तो ये जो यूनिट सेल है उन दोनों एटम्स के बीच क्या होते हैं, कुछ स्थान जो है खाली रह जाता है ना। जैसे मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैंने 2 एटम्स है ना, यहाँ पे मेरे पास कुछ एटम्स है, मैंने इसको जो है पैकिंग किया तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ स्थान जो है खाली हो जाता है ना। तो जो हमारा पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, यदि किसी भी यूनिट सेल में, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई यूनिट सेल है, तो यदि इस यूनिट सेल में यदि कोई हम एटम को यदि पैकिंग करते हैं है ना, तो जो एक एटम है वो जितना स्थान यहाँ पे रखता है वही उसका क्या कहलाता है, पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है ना। एक बार और देख लेते हैं, किसी भी क्रिस्टल या किसी भी यूनिट सेल का वह प्रतिशत भाग है ना, किसी भी यूनिट सेल के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो एक एटम द्वारा घिरा रहता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, अब यदि इसका हम लोग एक और डेफिनेशन देना चाहें तो यह भी दे सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में है ना, किसी भी यूनिट सेल में एक एटम का कुल आयतन, ठीक है, किसी भी यूनिट सेल में एक एटम का कुल आयतन और यूनिट सेल के है ना, संपूर्ण यूनिट सेल का कुल आयतन, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपान क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है कि एक एटम के द्वारा जितना वॉल्यूम रखता है ना, एक एटम का जो जितना वॉल्यूम होता है वो, और जो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम है वो, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी यहां तक हमारा जो है क्लियर होता है। अब हम लोग को क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट सेल है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो ये 3 यूनिट सेल हमारे पास है। अब इन तीनों यूनिट सेल में हम लोग जो है पैकिंग इफिशियंसी का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये तीनों के लिए यदि हम लोग पैकिंग इफिशियंसी के कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है कर सकते हैं, क्योंकि जो है अलग अलग यूनिट सेल के लिए उसका जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए उसको जो है देख लेते हैं।
अगर मैं बात करूं, है ना, पहला है हमारे पास फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं बात करता हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं, 8 जो है एटम 8 कॉर्नर पे जो है प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये होता है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो 8 कॉर्नर पे जो है 8 एटम जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे है, ठीक है। तो 8 एटम जो होता है 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, है ना। अब हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, है ना, नंबर ऑफ एटम हमने जो है कैलकुलेट कर लिया गया है ना। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, एक लैटिस पॉइंट होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में जो है कर लिया है, ठीक है। तो ये जो 8 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो 8 एटम है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, टच में रहते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कुछ एटम्स हैं, है ना। ये जो सभी जितने भी एटम्स हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के जो है टच में है ना। अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि जो है एक कोर की जो लंबाई है वो यदि क्या है, ए है, यदि मैं एक जो है कोर ले लेता हूं, ये हमारा क्या है, कोर है, तो इसकी यदि लंबाई की बात करूं, लेंथ की बात करूं, तो क्या है, ए है ना। अब चूंकि ये जो एटम्स है वो क्या है, गोलेकार है ना, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। तो सपोज मैं मानता हूं कि यहाँ पे जितने भी एटम है ना, उसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी उसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है। अब मैं इसमें जो है कैलकुलेट करना चाहूं, तो इसमें एक रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2r होगा। ए इज इक्वल टू 2r कहां से आया, यहाँ पे क्या है, इसका जो लेंथ कितना है, ए है, ठीक है। अब इसका जो लेंथ ए है ना, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या होगा, यदि यहाँ पे जो ये आर है ना, तो यहां से यहां तक अभी क्या होगा, आर होगा, तो 1r प्लस 1r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2r, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस कर लिया है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो मैं इसको एस से लिख लेता हूं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। ये 1 कैसे आया, इसको मैं सिंपली कर सकता हूं, 8 जो है कॉर्नर पे होते हैं, है ना, और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना है, 1/8 होता है। तो दोनों को मैं कैंसिल कर दूंगा, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, 1। तो नंबर ऑफ एटम जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितना होता है, 1 होता है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे चूंकि ये क्या है, एटम्स क्या है, गोलाकार है ना, तो गोलाकार है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ले लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ है ना एटम्स, क्योंकि यहाँ पे कितने एटम है, 1 एटम है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1, है ना। और जो गोले है, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, तो गोले का है ना स्फेरिकल होते हैं, तो स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हमने यहां से निकाल लिया, एटम्स का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमको निकालना है क्या, कि जो यूनिट सेल है, पूरे यूनिट सेल है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। तो यहां पे मैं शो कर देता हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का हमको क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है ना। तो ये क्या होता है, ए क्यूब हो जाएगा, है ना। भाई यहाँ पे क्या होता है, जो उसका कोर है उसका क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे कोर के जो ले है ना, ए का वैल्यू है वो क्या है हमारा, 2r है, तो 2r क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करना चाहें, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 है ना, r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया, वो कितना है हमारा, 8r क्यूब आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। तो हमारा पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है,
है ना, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या है हमारा, 1 × 4/3 πr³ है ना। और अपान क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो, तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 8r³ है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे क्या होगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आता है 52.36% आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, परसेंट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है परसेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी को परसेंटेज में निकालते हैं, क्योंकि टोटल परसेंट हो जाए उसका, है ना। तो यहां से हमारा निकल जाएगा 52.36%। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही इजी है। हमने क्या किया, सबसे पहले किया कि हमको जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, है ना, क्या करना है, पैकिंग इफिशियंसी का जो है कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया कि सबसे पहले है हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें क्या होते हैं, कॉर्नर में 8 जो है लैटिस पॉइंट होते हैं, या 8 जो है एटम प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये जो एटम्स है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के जो है टच में रहते हैं, है ना। अब यदि हम लोग मान लेते हैं, यदि इस कोर की जो लंबाई है ना, किसी भी कोर की जो लंबाई है या लेंथ है वो कितना है, a है ना। और क्या होता है, चूंकि यहाँ पे क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, रेडियस होता है। तो सपोज इस प्रत्येक जो एटम है ना, जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं उन सभी का जो रेडियस है वो क्या है, r है ना। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बनता है a = 2r। अब ये a = 2r क्या हुआ कि यहाँ पे जो है लेंथ है हमारा a, है ना। अब यहाँ पे जो है ये वाला जो r है वो आपस में जुड़ेगा, दोनों r, है ना। तो 1r + 1r = क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि SCC की बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, है ना। जो एटम्स है वो उसकी बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में जो है इसको देख लिया है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर इसमें जो है इसका वॉल्यूम हम लोग निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम्स, एक एटम्स का जो है वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे एक जो है एटम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे केवल एक यहाँ पे एटम्स के लिए हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना निकल जाएगा हमारा, 8r³ निकल जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमको क्या करना है, जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो वन एटम के लिए जो वॉल्यूम निकाले हैं वो वाला, और जो टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो वाला, दोनों का यदि हम लोग रेशियो करते हैं और इंटू करते हैं 100 से, तो ये निकलता है हमारा 52.36%। ठीक है, तो ये जो 52.36% आया है, ये क्या है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एक एटम है वो जितना स्पेस कवर करता है उसका वैल्यू है। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास, है ना, दूसरा है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के प्रति यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं मतलब एटम्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रति यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। और फेस पर जो उपस्थित जो एटम है वो कॉर्नर में उपस्थित अन्य एटम के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हुए डायगोनल रिलेशनशिप जो है रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ड्रॉ कर लेता हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होते हैं, कॉर्नर पे उपस्थित जो एटम होते हैं, है ना, वो सेंटर पर उपस्थित एटम्स के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हुए रहते हैं, और ये जो होता है डायगोनल रिलेशनशिप जो है रखते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये है A है, B है, C है, D है, और ये वाला जो एटम है वो क्या है हमारा E है। ठीक है, तो यदि यूनिट सेल में इस प्रकार की जो यूनिट सेल है उसमें किसी एक कोर की जो लंबाई है वो यदि क्या है हमारा A है,
तथा जो यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट है ना, जितने भी एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यदि उसका जो रेडियस है वो क्या है हमारा r है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4r। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, यदि हमारे ये क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसका जो एक कोर है ना, उसका जो लेंथ है क्या हमारा a है ना, और उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है, जितने भी एटम प्रेजेंट है, उसका जो रेडियस की बात करें तो वो जो रेडियस है वो क्या है हमारा r है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4r। अब यहाँ पे ये जो 4r आया वो कैसे आया, देखिए ये वाला जो एटम है वो ये वाले एटम के साथ क्या है, टच में है, कनेक्टेड है ना, स्पर्श कर रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो r है, इसका भी रेडियस क्या है r है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका जो रेडियस है वो r है ना, और इसका भी रेडियस क्या है r है। तो r और r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे क्या है, एक और है एटम है ना, मतलब इस एटम की बात करेंगे तो इसका जो रेडियस है वो क्या है r है, और इसका भी रेडियस क्या है r है। फिर क्या होगा है ना, तो यहाँ पे जो ये वाला r है वो ये वाले r से क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ पे ये r प्लस ये r, तो ये भी क्या हो जाएगा 2r है ना। तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 4r। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा हमारा AC इज इक्वल टू 4r। अब हम बात करते हैं ये वाला जो ट्राइगोनल है ना, ट्राइंगल है, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमको है ना, ABC जो है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं है ना, समकोण त्रिभुज ABC में है ना। अब ABC में क्या होता है, देखिए ABC में क्या है हमारा, एक जो है समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पाइथागोरस जो थ्योरम है वो अप्लाई हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा है ना, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक कोर है ना, भुजा है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है हमारा A है। तो यहाँ पे क्या होगा A स्क्वायर प्लस ऑफ इसका जो वैल्यू है हमारा क्या है A स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस ऑफ A स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं सिंपली सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा √2 है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2A स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे A स्क्वायर है, उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √2A हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा AC का वैल्यू। अब हम जानते हैं यहाँ पे जो AC है ना, वो यहाँ पे भी है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 4r इज इक्वल टू क्या होगा, √2A हो जाएगा है ना। अब यहां से हम A का वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, जो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4r अपान क्या होगा √2 हो जाएगा है ना। अब इसको मैं सॉल्व करना चाहूं तो A इज इक्वल टू क्या होगा 2√2r हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा √2 इंटू √2 हो जाएगा। तो यहां तक हमारा क्या हो गया, A का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, तो ये मिल गया हमारा क्या, A का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है ना। तो यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो उसको हमको निकालना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या होता है, A का क्यूब कर देंगे। ठीक है, A का क्यूब कर देंगे मतलब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16√2r क्यूब हो जाएगा हमारा 16√2r क्यूब। ये हो जाएगा हमारा किसका वैल्यू, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमको, ये जो
क्योंकि क्या होते हैं जो एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है उसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स, क्योंकि यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो है किसमें, एफसीसी में। तो एफसीसी में कितने एटम्स हैं, 4 एटम, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको मैं लिख लेता हूं 16/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ 4 एटम। 4 एटम का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, पैकिंग इफिशियंसी निकालना है ना। तो पैकिंग इफिशियंसी यदि निकालना चाहे तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 4 एटम। वॉल्यूम ऑफ 4 एटम कितना है हमारा, 16/3 पाई आर क्यूब है ना, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है हमारा, 16√2 आर क्यूब, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100, चूंकि हमको परसेंट निकालना है, तो ये जो परसेंट आता है वो हम होता है हमारा 74%। यहाँ पे जो 74 जो परसेंट आया है वो क्या है कि किसी भी एफसीसी में, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 74 जो परसेंट स्थान है वो एटम्स के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है ना, एटम्स के द्वारा क्या होता है, ऑक्युपाइड रहता है। तो ये होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी का कैलकुलेशन। अब हमारा जो तीसरा है वो है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, है ना। तो हम लोग अब बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रति यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। मतलब एक यूनिट सेल में अगर उसमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 एटम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉर्नर पर उपस्थित जो एटम होते हैं, कॉर्नर पर यहाँ पे जो उपस्थित एटम है वो सेंटर पर उपस्थित एटम ई के साथ क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होंगे, है ना, वो सेंटर पे उपस्थित एटम के साथ आपस में एक दूसरे के जो है, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जो है स्पर्श करते हुए डायगोनल रिलेशनशिप जो है रखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, यदि ये जो हमारा क्या है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, यदि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में किसी भी एक भुजा की लंबाई, है ना, यदि किसी भी एक कोर की जो लेंथ है वो क्या है हमारा a है ना, और यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट है उसका यदि हम लोग रेडियस की बात करें तो यदि उसका जो रेडियस है वो क्या है, r है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक त्रिभुज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा a, है ना, यहाँ से हमारा एक त्रिभुज है ABC में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, क्योंकि एक क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस हाफ क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चूंकि AB का जो लेंथ है वो क्या है, A है, वैसे ही BC का जो लेंथ है क्या है, A है। तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर प्लस हाफ A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AA स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये यहां तक हमने AC का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डायगोनल रिलेशनशिप रखता है ना, समकोण त्रिभुज क्या हमारा AC और D की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज हम लोग बात करते हैं ACD में। तो ACD में क्या होता है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, चूंकि एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस आप क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस आप CD स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मतलब कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, AD स्क्वायर निकालना चाहें, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2A स्क्वायर, है ना, 2AA स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा
CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू आएगा 4 है, तो यहाँ का इसका लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 3a स्क्वायर हो जाएगा। किसका वैल्यू, AD का। तो यहां से हमने जो है AD का वैल्यू निकाल लिया, है ना। अब हमको क्या निकालना है, अब हम जानते हैं चूंकि यहाँ पे AD है ना, तो यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है उसका रेडियस क्या है, r है। और ये जो एटम है, ये जो सेंटर वाले एटम है E के साथ क्या करते हैं, आपस में टच में है ना, आपस में जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इसका रेडियस क्या है, r है। वैसे इसका भी रेडियस क्या है, r है। और ये जो है एक दूसरे के टच में है, यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से रिलेशन में है ये, है ना। ये हमारा क्या है, a है, ये E है, और ये क्या है हमारा D है ना। तो यहां से इसका जो रेडियस है वो क्या है, r है, और इसका भी रेडियस क्या है, r है। तो ये जो दोनों r जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि इसका रेडियस है क्या है, r है, और इसका भी रेडियस क्या है, r है। तो फिर दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। तो यहां से हम लोग AD इज इक्वल टू निकालना चाहें तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 4r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई यहां से यहां तक का जो है 2r और यहां से यहां तक का 2r, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, 4r हो जाएगा। अब इस AD का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a, सॉरी यहाँ पे जो है 3a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ से a जो है कैलकुलेट करना चाहूं, ठीक है, स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4r अपान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, 4r अपान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो है a का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, पैकिंग इफिशियंसी। देखिए यहां से हमने a का वैल्यू निकाल लिया, है ना। अब हमको निकालना है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना, तो ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इसका टोटल वॉल्यूम कितना होता है, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए यहां से हमारा a का वैल्यू निकल गया, है ना। a का वैल्यू आया हमारा 4r अपान क्या आया, 3 आया। अब यहां से टोटल वॉल्यूम ऑफ BCC निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, है ना, a का क्या होता है, क्यूब हो जाएगा, है ना। अब a का वैल्यू हमारा निकला है 4r अपान √3, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम जो है 2 होते हैं, तो उसका भी हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम्स का यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4/3 πr क्यूब होता है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ एटम्स आता है। वॉल्यूम ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ पे 2 × 4/3 πr क्यूब है ना। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है हमारा, 4r अपान √3 का क्यूब, है ना, 4r अपान √3 होल क्यूब। यहां से हमारा क्या निकल जाता है, टोटल यूनिट सेल यहाँ पे हो जाएगा। अब इंटू कर देते हैं इसको 100 से, है ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू होता है हमारा 68% आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पैकिंग इफिशियंसी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए वो कितना होता है, 68% होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो पूरी यूनिट सेल का 68% जो होता है एटम्स के द्वारा यहाँ पे घिरा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओवरऑल, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी यहाँ तक कंप्लीट होता है ना। आई होप यहाँ तक आपको जो है पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। बस हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें जो है नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा,
वन है ना, यदि पैकिंग इफिशियंसी निकालें तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जितने एटम वहां पे प्रेजेंट होंगे उसका वॉल्यूम, है ना, और वहां पे उसको डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब जो यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उससे हमको उसको जो है डिवाइड करना है, और उसका परसेंट निकालने के लिए 100 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमारा पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगा एटम्स का। ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट होता है पैकिंग इफिशियंसी, है ना, या पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।